दिनांक 2 जून सन 1947 वायसराय हाउस स्टडी रूम। ब्रितानी भारत के वायसराय गोलाकार मेज के बीच में बैठे होते हैं और महीनों से नूरा कुश्ती खेल रहे भारत के शीर्ष 7 राजनेता उनके बाजुओं में। इन 7 राजनेताओं के समक्ष एक एक लिफाफा पेश किया जाता है और बैठक को अंत करते हुए वायसराय माउंटबेटन कहते हैं, जेंटलमैन, आई शुड लाइक टू नो योर रिएक्शन ऑन दिस प्लान बाय मिडनाइट। इस लिफाफे में माउंटबेटन प्लान होता है जो आने वाले वक्त में संपूर्ण भारतीय महाद्वीप का राजनीतिक भविष्य तय करने को होता है। इस बैठक में मौजूद 7 प्रतिनिधि संपूर्ण भारत के 400 मिलियन लोगों की नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं। बैठक में होते हैं कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपालनी। मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान और रब निस्तार। वहीं 6 मिलियन सिख समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं श्री बलदेव सिंह। 3 जून सन 1947 को 7 प्रतिनिधि औपचारिक रूप से ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो से लोगों को संबोधित करते हुए यह ऐलान करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप को 2 भागों में विभाजित करने पर सहमति बन गई है। 18 जून सन 1947 को 16 पन्नों में 20 धाराओं वाला द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रॉयल एसेंट मिलते ही एक्ट बन जाता है और भारतीय उपमहाद्वीप का 2 भागों में विभाजित होना तय हो जाता है। अंततः 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि में ट्रांसफर ऑफ पावर की प्रक्रिया पूर्ण होते ही भारत एक आजाद मुल्क बन जाता है। विभाजन से पैदा हुआ रिफ्यूजी संकट नवजात भारत के लिए एक ठोस चुनौती जरूर होता है, पर शायद विशालकाय चुनौती देश विदेश के क्रिटिक्स के उन कमेंट्स में होता है जिसमें वो शक करते हैं कि क्या भारत जैसे एक अशिक्षित देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल हो पाएगी। भारत के सामने सबसे गंभीर चुनौती एक राष्ट्र के रूप में खुद को संगठित करना होता है। शायद ही विश्व में अब तक कोई ऐसा राष्ट्र का निर्माण हुआ हो जहां भारत जैसी विविधता पाई जाती हो। भारतीय समाज को मोस्ट हेट्रोजेनियस सोसाइटी की उपमा दी जाए तो शायद ही अतिशयोक्ति होगी। भारत के आजाद होते ही अनेक भाषाओं को लेकर मतभेद शुरू हो गया। भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन गठन करने की मांग तेज होने लगी। 15 दिसंबर 1952 को पोटी श्रीमुल्ला ने अलग आंध्रा की मांग में 85 दिनों के भूख हड़ताल के बाद दम तोड़ दिया। भारत सरकार को अंततः 1 अक्टूबर सन 1953 को मद्रास स्टेट से अलग आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। ऐसे आंदोलन सिर्फ दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि पंजाबी, मराठी और गुजराती भाषाओं के आधार पर भी अलग राज्यों की मांग तेज हो रही थी। अंततः भारत सरकार ने 3 सदस्यीय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी गठित की और कमेटी ने 18 महीने बाद अक्टूबर 1955 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया। रिपोर्ट के मद्देनजर ही भारत के राज्यों का पुनर्गठन किया गया। भारत का एक और हिस्सा भी था जिसे अंग्रेजों ने अलग थलग कर रखा था। आजादी के बाद ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंडिपेंडेंट नेशन की मांग करने लगे और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी इन इलाकों में जोरों पे रहा। भारत की उम्र अभी थोड़ी ही थी जब 80 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान के शब्दों से खेलना शुरू कर दिया। अंततः 1973 में केशवानंद भारती के जजमेंट द्वारा न्यायपालिका ने सरकार पे अंकुश लगाया। तत्पश्चात 1975 में भारतीय लोकतंत्र का लिटमस टेस्ट होना बाकी था। आपातकाल के साथ ही भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय शुरू हुआ, परंतु शायद भारत अब इतना किशोर हो चुका था जो इन जंजीरों को तोड़कर लोकतंत्र की बहाली पुनः कर सके। तमाम चुनौतियों के बावजूद आज के वक्त में विश्व पटल पे भारत एक सफल लोकतंत्र के प्रयोग के रूप में उभरा है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता अपने आप में अनूठा है। कारण यह है
कि विश्व में जो भी लोकतांत्रिक देश हैं, जो कि मुख्य रूप से पश्चिमी देश हैं, उनका समाज बहुत हद तक होमोजीनियस रहा है। उन्हें एक सफल राष्ट्र बनाने में उनके धर्म, भाषा और संस्कृति एक अहम किरदार निभाते हैं। जबकि भारत अनेक भाषाओं, धर्म, प्रांतों में बटे होने के बावजूद विश्व पटल पे एक सफल लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपनी छाप छोड़ रहा है। भारत में जन्म लेना एक प्रिविलेज की बात है। चाहे सरकार कितना भी ताकतवर रही हो, भारत का संविधान यह निश्चित करता है कि उसकी आलोचना की जा सके। भारत एक इवॉल्विंग डेमोक्रेसी है और वक्त के साथ इसका मैच्योर होना तय है। परंतु मुख्य बिंदु यह है कि भारत का लोकतांत्रिक होना सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन से तय नहीं होता। असल मायने में भारत लोकतांत्रिक तभी होगा जब भारतीय समाज के हर व्यक्ति में लोकतांत्रिक मूल्यों का धारा प्रवाह संचार हो। भारतीय समाज धर्म, पंथ और जातियों में बटा रहा है। ऐसे समाज में समानता की बात करना लोहे की चने चबाने से कम नहीं है। लोकतांत्रिक ढांचा से हम सरकार अवश्य चुन सकते हैं, पर वो लोकतंत्र भी क्या लोकतंत्र जहां के समाज में लोकतांत्रिक मूल्य निहित ना हो। भारत की राजनीति समय समय पर धर्म और जातियों की बेड़ियों में ही उलझी रह गई और सदा ही इस विभाजन का प्रयोग सत्ता के लिए होता रहा है। आजादी के 75 वर्ष पश्चात भी हम धर्म और जाति की उन्हीं बेड़ियों में उतनी ही जटिलता से बंधे हुए हैं। पॉलिटिकल सिस्टम के डेमोक्रेटिक हो जाने से हम डेमोक्रेटिक इंडिया नहीं बन जाते। अब हम वोट तो करते हैं, पर उस वोट का पैमाना जात, धर्म और पंथ ही होता है। जो संविधान हमें वोट देने का अधिकार देता है, उस संविधान के आत्मा के विपरीत ही हम उस वोट का प्रयोग करते हैं। असल मायने में भारत एक लोकतंत्र तभी होगा जब भारत के आवाम के अंदर लोकतांत्रिक सिद्धांतों का निर्वहन हो, जब भारत के लोग संवैधानिक मर्यादाओं के अंदर अपना वोट का प्रयोग करें, जब भारत के लोगों में संवैधानिक मूल्यों का समझ हो और उसकी चेतना कुछ ऐसी जागृत हो कि उस पर अमल करने की भी शक्ति हो। जय हिंद, जय भारत।